हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसके लिए देखिए बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और बिहार के ऑल एग्ज़ाम्स में जो साइंस के यानी कि विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 यानी कि बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए साइंस के जो क्वेश्चन बिहार के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 2 है साइंस का। इससे पहले मैंने एक सेशन आपको करा दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए, मिलान करना है। देखिए, एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम दिया गया है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर झिल्ली विहीन, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली दिया गया है। तो आपको मिलान करके यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखिए, इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। आपको याद भी होगा किसने किया था? अल्टमैन ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। और देखिए, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा उसके बीच एक तरल युक्त गुहा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका दोहरी झिल्ली, ठीक है। अच्छा देखिए, राइबोसोम, राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज पैलेट ने किया था। किसने किया था इसकी खोज? इसकी खोज किया था पैलेट ने, इसकी खोज किया था, ठीक है, PALADE, पैलेट ने इसकी खोज किया था। और राइबोसोम को जो है आपको पता है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा झिल्ली विहीन, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम के बारे में देखिए, लाइसोसोम की खोज डी डबे ने किया था। किसने किया था? डी डबे ने इसकी खोज किया था, ठीक है ना। डी डबे ने इसकी खोज किया था और इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ पर एकल झिल्ली हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी दिया है। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री का 2 सेशन कराया हुआ है और ज्योग्राफी का भी मैंने एक सेशन पार्ट 1 कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ अब सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी आप ध्यान रखिएगा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के कारण सूखे फल, ब्रेड और जैम के लिए संरक्षक के रूप में भी किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट भी याद रखिएगा और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन बताइए। अच्छा, ग्लाइकोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यह मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में जमा होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह जो है ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखिएगा, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। साथ ही साथ देखिए, ध्यान रखिएगा, जो स्टार्च होता है जिसको कि मंड बोला जाता है, सेलुलोज,
काइटिन, ये सब भी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए ये ग्लाइकोजन जो है आवश्यकता पड़ने पर या जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में और स्टैटिक जीके का, इकोनॉमिक्स का अलग वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा यहाँ पर धातु है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर एक थ्रोम्बिन एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बिन एंजाइम, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक थ्रोम्बिन होता है जो कि फ्राइबिन का थक्का बनाता है। फ्राइबिन का, किसका थक्का बनाता है? फ्राइबिन का थक्का बनाता है, फ्राइबिन का, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन जो है विटामिन के होता है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस करके रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। इनमें से कौन रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है? बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा प्लीहा, जिसको कि स्प्लीन बोला जाता है, प्लीहा। और आरबीसी का कब्र भी इसको कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, प्लीहा, ठीक है ना। यह पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को हटाता है, ठीक है ना। और प्लीहा लाल रक्त कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन के जो आपके आयरन है उसको पुनर्चक्रित करने में मदद भी करता है। तो यहाँ पर प्लीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सारे के सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं और ये बिहार के सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिएगा कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह एक उजला ठोस पदार्थ है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंतमंजन पाउडर या पेस्ट बनाने में किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1/4। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, P = V²/R होता है, ठीक है ना। P क्या है यहाँ पर, तो विद्युत शक्ति है, V विभवांतर है और R प्रतिरोधकता है। यहाँ पर कह रहा है कि सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए। तो जब आप विभवांतर को आधा कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ R रह जाएगा, यहाँ पर P = हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारों के टिमटिमाने का कारण बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। जो आपके तारे होते हैं ये टिमटिमाते हैं, ये प्रतीत होते हैं आकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी घटना है, जैसे कि एक हो गया रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये हो ही गया। दूसरा याद रखिएगा, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या जो छड़ी होता है वो दिखाई देता है इस तरह से, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। साथ ही साथ देखिए चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, कौन सा है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में, हरा आलू आपने देखा होगा उसमें पाया जाता है।
तो देखिए हरा आलू में जो है सोलानाइन नामक एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, सोलानाइन, ठीक है ना, सोलानाइन याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सोलानाइन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोलानाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोलानाइन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा मूल मात्रक जो है ना कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। कौन सा, तो एक आपका मीटर हो गया लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड हो गया समय का, केल्विन तापमान का, एम्पियर विद्युत धारा का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, और मोल पदार्थ का परिणाम का मूल मात्रक है। तो यहाँ पर ओम जो होगा ना ये मूल मात्रक नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है। बाकी मीटर एम्पियर सेकंड आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडेला याद रखिएगा, मोल याद रखिएगा, केल्विन भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, SOS बॉन्ड। देखिए SOS का उपयोग सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बंधन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है H2H2O7 ये SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र आपको याद रखना है, मादा प्रजनन तंत्र नहीं, इसमें से जो युग्म नर प्रजनन तंत्र के विषय में है उनको आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और शुक्राणु हो जाएगा, ये सब आपके नर प्रजनन तंत्र के हिस्सा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडवाहिका आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अंडवाहिका है, यहाँ पर देखिए गर्भाशय है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए। जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जीनर डायोड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग वोल्टता नियंत्रक, ठीक है ना, वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है। यह एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को आगे या पीछे की दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। डायोड में एक विशेष भारी डायोड पीएन जंक्शन होता है, आपने पीएन जंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है ना, पीएन जंक्शन होता है जिसे एक निश्चित निर्दिष्ट वोल्टेज तक पहुंचने पर विपरीत दिशा में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि SI मात्रक में वोल्टजमान नियतांक का मान क्या है, वोल्टजमान नियतांक का यहाँ पर मान पूछा गया है, बताइए वोल्टजमान नियतांक का मान। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है 1.38 गुना 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन होता है, ठीक है ना, जूल पर केल्विन। देखिए यह ऊर्जा यानी कि यहाँ पर जूल दिया गया है और तापमान यानी कि केल्विन, ठीक है ना, इसके बीच एक समानुपातिक स्थिरांक है जो किसी गैस के रूप में 1 मोल का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इसका नामकरण लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर किया गया है और इसका मान गैस नियतांक R, गैस नियतांक होता है R, और उसका जो एवोगाद्रो संख्या होता है Na, एवोगाद्रो नंबर इसको डिनोट करते हैं, इसका अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली SI मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें से आपका सुक्रोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद देखिएगा ये ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, जबकि यहाँ पर ग्लाइसिन जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है ना, और इसका उपयोग शरीर जो है प्रोटीन बनाने के लिए करता है, क्लियर। तो यहाँ पर ग्लाइसिन राइट आंसर हो जाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक तरह का एमिनो एसिड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए, बताइए। तो फ्रेंड्स किया जाता है टाइफाइड के लिए। देखिए टाइफाइड के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर देखिए साल्मोनेला टाइफी की पहचान के लिए ही विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में, ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो दूध में यानी कि गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है।
अब देखिए गाय का दूध जो होता है एक पीलापन भी दिखता है और कभी कभी आपने देखा होगा कि सफ़ेद भी दिखाई देता है। तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण जो होता है ये कैरोटीन होता है, ठीक है ना, कैरोटीन होता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और कैसीन जो होता है इसी के कारण गाय का दूध सफ़ेद होता है। तो पीलेपन का कारण कैटीन हो जाएगा और सफ़ेद अगर पूछेगा तो कैसीन के कारण होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का बताइए। तो देखिए डायनेमो एक यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पृथ्वी के तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पलायन वेग किस पर निर्भर करता है ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वह पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी ना आ सके, तो इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहा जाता है। और पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और प्रक्षेपण किए जाने वाला स्थान पर भी, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। पलायन वेग का मान आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है बताइए। तो देखिए कौन सा विटामिन हार्मोन होता है, तो विटामिन डी, ठीक है ना। ये विटामिन तथा हार्मोन दोनों प्रकार से कार्य करता है। और विटामिन डी की कमी से आपको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, और इसकी कमी से जीरोप्लाथेलमिया नामक रोग होता है, रतौंधी भी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से एस्कर्बी नामक बीमारी होता है। और विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन पूछेगा तो विटामिन सी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से बनी होती है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। तो ये भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा पादप कोशिका में हरित लवक भी पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो ये भी एक तरह से भिन्नता का कारण होगा। अगर ऑप्शन में हरित लवक रहेगा तो आप हरित लवक पर भी लगा सकते हैं, अगर कोशिका भित्ति नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित की कमी से जीरोप्लाथेलमिया रोग होता है। तो अभी मैंने बताया है जीरोप्लाथेलमिया और रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से मैंने बताया है कि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से अवस्रव्य तरंग कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर अवस्रव्य तरंग पूछा गया है। तो एक अवस्रव्य तरंग होता है, एक होता है श्रव्य तरंग, और एक होता है पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ पराश्रव्य तरंग। अब देखिए अवस्रव्य तरंग पूछा गया है, तो अवस्रव्य तरंग होता है ये 20 हर्ट्ज से नीचे का, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो होता है उसको अवस्रव्य कहा जाता है। अच्छा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच की जो ध्वनि तरंग होती है उसको श्रव्य कहा जाता है। और 20 किलो हर्ट्ज या कहिए 20,000 हर्ट्ज, इससे अधिक की जो होती है उसको पराश्रव्य कहा जाता है। तो ये सब भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बताइए। दाब बढ़ाने पर, तो देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घटता है। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए। देखिए ओंकोलॉजी जो होता है
ये अध्ययन होता है, इसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। और ऑन्कोलॉजी पूछा गया है तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूरोलॉजी क्या होता है? मानव शरीर की जो नाड़ी होती है, तंत्रिका होता है, उसका अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। पेडालॉजी कहलाता है, ठीक है ना। पेडालॉजी, पेडालॉजी कहलाता है। पेडालॉजी मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, पेडालॉजी कहलाता है, ठीक है ना। मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? विद्युत का चालन, तो देखिए, जल में घोलने पर विद्युत का चालन इसमें से कौन सा नहीं करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीनी हो जाएगा, ऑप्शन में चीनी दिया गया है। इसके अलावा ग्लूकोज भी याद रखिएगा, ठीक है ना। शर्करा यानी कि चीनी, शर्करा भी याद रखिएगा, चीनी भी याद रखिएगा, ग्लूकोज भी आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज भी ध्यान रखिएगा, यूरिया या अल्कोहल भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, चीनी के अणु घोलने पर आयनों में नहीं टूटते हैं और इस कारण से इसमें विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर चीनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हैबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? बताइए, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका अमोनिया का, ठीक है ना। अमोनिया का हैबर प्रक्रम अमोनिया के उत्पादन में जो औद्योगिक उत्पादन होता है उसकी मुख्य विधि होती है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, और इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा करके अमोनिया प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH3 होता है अमोनिया, ठीक है ना। और जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए N2 और ये आपका 3H2 से अभिक्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 2NH3। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? बताइए, कांच को घोल सकता है। आपने पढ़ा होगा कि कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह कांच को घोलने में भी सहायक होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF से इसको इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कांच पर लिखने के लिए सहायक होता है ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसे भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फाइकोलॉजी इसका अध्ययन है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी और आपने माइकोलॉजी पढ़ा होगा। एक फाइकोलॉजी होता है यहाँ पर दिया गया और एक माइकोलॉजी होता है, ठीक है ना। एक आपका माइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड किसका भाग होता है? ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो ये आपका थायराइड जो होगा ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले जो उत्तक कोशिकाएं होते हैं मिल करके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अंतःस्रावी। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग होता है? तो अंतःस्रावी का, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन इसमें से कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष तंत्र का भाग होता है। पुरुष मतलब ये आपका नर जनन लिंग होता है, लिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये मादा लिंग हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, मादा लिंग हार्मोन में एक तो आपका यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन भी आप याद रख सकते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन भी आप याद रखिएगा, एस्ट्रोजन भी पूछा जा सकता है, तो आप एस्ट्रोजन भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन, तो आपको पता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है।
मेलाटोनिन हार्मोन, ये बड़ा पूछा जाता है। तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ना, ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। कहाँ से? पीनियल ग्रंथि से ये स्रावित होता है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट इनमें किस में नहीं होता है? तो देखिए वायरस को कार्बोहाइड्रेट या किसी अन्य कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विषाणु जीवित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से देखेंगे तो इसमें से सबसे सटीक आंसर वायरस हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से प्रतिजैविक कौन सा है। प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ अब आप कैरोटीनॉइड भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसी औषधि होती है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का जीवाणु यानी कि एड्स वायरस होता है, तो यहाँ पर वायरस विषाणु बना लीजिए। एड्स का वायरस यानी कि विषाणु किसके विकास को प्रभावित करता है? एड्स वायरस से होने वाला रोग है, बताइए। तो देखिए एड्स का पूरा नाम तो आपको याद होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। और इसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्षमता को खो देता है, और इसमें रक्त में जो टी सेल होता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती है, ठीक है ना। तो एड्स का वायरस इसी टी सेल कोशिकाओं के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर रक्त में टी सेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, कौन सा तत्व है जो प्रकृति में नहीं मिलता है? तो देखिए यहाँ पर एक रेडियम भी नहीं होता है प्रकृति में, और प्लूटोनियम भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लूटोनियम भी नहीं होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व होता है, यह प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है। रेडियम भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, दोनों आप ध्यान रखिएगा। देखिए मेढक का टेडपोल जो होता है ये किस रूप में अनुकूलित होता है? यहाँ पर टेडपोल पूछा गया है, बताइए। तो देखिए मेढक का टेडपोल जो है ये किस रूप में जो है अनुकूलित होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है एमोनोटेलिक रूप में, ठीक है ना, एमोनोटेलिक रूप में होता है, ठीक है ना। मेढक का टेडपोल एमोनोटेलिक रूप में अनुकूलित होता है, ठीक है। अच्छा जो वयस्क मेढक होते हैं ये होते हैं आपके यूरिकोटेलिक। वयस्क मेढक पूछेगा तो वयस्क मेढक यूरियोटेलिक हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर टेडपोल पूछा गया है तो ये एमोनोटेलिक होगा। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन, देखिए गुआनिन और साइटोसिन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले 5 न्यूक्लियोधारकों में से एक होते हैं, ठीक है। और देखिए आपको पता होगा कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो होता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन ये सब तो होता ही, साथ इसमें यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप। तो ये आपका गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किससे? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, ध्यान रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि जो है ये संचरण के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक इसमें से पूछा गया कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का, बताइए प्रकंद का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्रकंद का उदाहरण इसमें से अदरक हो जाएगा। कौन सा? अदरक हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। अदरक में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अदरक, हल्दी यहाँ पर प्रकंद के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद, तो प्राथमिक उत्पाद इसमें से ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। और प्रकाश संश्लेषण का एक बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है, बाई प्रोडक्ट, जिसको कि उप उत्पाद बोला जाता है। उप उत्पाद कौन सा होगा? तो ये ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज हो जाएगा, जब उप उत्पाद पूछेगा तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अच्छा सबसे लंबी हड्डी जो है आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये कान में पाई जाने वाली स्टेप्स होती है। स्टेप्स या स्टेपीज भी बहुत लोग बोलते हैं, स्टेपीज, ठीक है ना, स्टेपीज भी बोलते हैं। तो आप स्टेप्स और स्टेपीज दोनों याद रखिएगा, स्टेप्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी पूछा गया तो जांग की हड्डी है, इसका नाम है फीमर, ठीक
ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। तो साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये अस्कंदन के द्वारा जो है शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।